पावरफुल ज़्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकते हैं। व्हाट इज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी अबाउट पॉलिटिक्स? पार्लियामेंट में क्या आउटकम आना है वो पहले से डिसाइडेड होता है, लेकिन हम पब्लिक को ये परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं कि हम इसके हक में बोल रहे हैं या इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये जानते हुए कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। सबसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन कौन है? बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, वो अपनी बात को बड़े तरीके से पेश करते हैं। एमपीज का डिनर होता है ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस डिनर पे क्या होता है? मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। मोतीचूर के लड्डू आप लोगों ने इन्वेंट करी है? मेरे फादर साहब ने छोटी बूंदी के लड्डू बनाया और जो मोतीचूर लड्डू के नाम से मशहूर हुए। मिठाई का बिजनेस अच्छा चल रहा था, एजुकेशन में कैसे आ गए? कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की डोमिनेंस रही है, तो आपके पास क्वालिटी इंप्रूव करने का स्कोप ज़्यादा है। कितना पैसा लगता है टू रन अ यूनिवर्सिटी लाइक योर्स? 1000 से 2000 करोड़ तो लगे जाता है। यू आर इन पंजाब, हाउ बिग ड्रग इज अ प्रॉब्लम? जो बॉलीवुड है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम को इन्फ्लेट करने में। बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, एक तरीके का मैकेनिज्म होता है करप्शन के लिए कि लोग अपना पैसा इधर उधर घुमा लेते हैं। हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू? देखिए, क्या आज भी इंडिया में पॉलिटिशियंस अपनी पावर को मिसयूज कर सकते हैं? ज्यादा पावर किसके पास है, पॉलिटिशियन के पास या बिजनेसमैन के पास? और अगर एक बिजनेसमैन सब सही कर रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या एक पॉलिटिशियन फिर भी उसके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है? आज के हमारे गेस्ट हैं अशोक मित्तल, राज्यसभा के एमपी एंड फाउंडर एंड चांसलर ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम उनसे जानेंगे क्या पार्लियामेंट के डिसीजंस ऑलरेडी सेट होते हैं और ये जो डिबेट होती है ये सिर्फ एक शो के लिए है? क्या पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टी की इमेज के लिए अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं? एक राज्यसभा एमपी का असली काम क्या होता है? एजुकेशन बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है? और क्या बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट फेक करती हैं? ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए और मुझे बताना कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा कमेंट्स में। यू हैव बीन अ पॉलिटिशियन, यू हैव बीन अ बिजनेस ओनर, यू हैव बीन एन एजुकेशनलिस्ट। पावरफुल ज़्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? डोंट दे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन तबाह कर सकता है किसी को भी सिटिंग। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान है। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकते हैं। क्या लोकल लेवल पे कोई पॉलिटिशियन परेशानी कर सकता है? एक एमएलए परेशान कर सकता है बड़े बिजनेस? अगेन एमपी कर सकता है? यस। एमपी नहीं, उस पोजीशन पे जो है, जो उस बिजनेसमैन के लिए रेलिवेंट है। ओके। सपोजिंग एक बिजनेसमैन है जो हॉस्पिटल चलाता है, उसको हॉस्पिटल चलाता है और उसको लाइसेंस लेना है, तो पहले तो उसको लाइसेंस ना दे, और दे दिया तो ऐसे मौके पे उसको किसी वजह से कैंसिल कर दे, तो वो तो तबाह हो गया। मेडिसिन की अप्रूवल ना दे, न्यू मेडिसिन आ रही हैं उसकी अप्रूवल ना दे, उसने 20 साल रिसर्च करके मेडिसिन बनाई, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिसर्च में, लेकिन उसकी वो रोक ली, उसको तबाह कर सकते हैं। और जितना बड़ा होगा उसको तबाह करना उतना आसान है पॉलिटिशियंस इन पावर उस पोजीशन पर जो है। तो लोकल एमएलए अपने लेवल पर भी लोकल बिजनेसमैन को तबाह कर सकते हैं। Really? उसकी बिल्डिंग बन गई, मान लो उसने थोड़ी सी गलत बना ली, वो जाके तोड़वा दी। चाहे डायरेक्ट पावर भी नहीं होती, लेकिन मिसयूज कर लेते हैं कई बार, तो वो तबाह कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियंस को वो पावर तो है। पॉडकास्ट पे एक बिजनेस ओनर आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि एक पॉलिटिशियन से वो बहुत क्लीन तरीके से उन्होंने बिजनेस बनाया, एक दूसरी सिटी में जाके अपना मॉल बनाया। मॉल बना के उनको उधर लोकल पॉलिटिशियन का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फ़ोन आया कि हमें जो आप जिस भाव पे बेच रहे हो आपका मॉल या जो भी आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, उसमें एक फ्लोर चाहिए, लेकिन उसकी 20% दाम पे, कि 100 रुपये का अगर बेच रहे हो तो हमें 20 रुपये में चाहिए, हम दे रहे हैं, हमारे नाम पे ये करवा देना ऐसे। उन्होंने मना कर दिया और वो आज तक रुका हुआ है। हाँ, ठीक कह रहे हैं।
वही लोकल पॉलिटिशियंस का अपने एरिया में पावर पे इन्फ्लुएंस होगा, लोकल ऑफिसर्स पे, ये वो। देखिए बिजनेसमैन 100% सही भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं जनरल मिस्टेक्स हो जाती है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, या तो गलती गलती, आपने शर्ट डाली हुई है, अब मैं कहूँ इसकी पूरी क्रीज है, नहीं है ना। जब आप डालोगे क्रीज तो पूरी नहीं रहेगी ना। आप स्मार्ट लग रहे हैं वैसे बिना क्रीज के भी। अच्छा। तो ऐसे जब आप काम कर रहे हैं तो आप चाहते नहीं है गलती करना, फिर भी गलती हो जाती है। पर अगर आप कोई गलती नहीं करो तो क्या पॉलिटिशियन रोक सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अब्यूज ऑफ पावर? नहीं, आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें तो बैक स्टोरी नहीं पता, हो सकता है जेन्युइनली उनकी बिल्डिंग में कुछ गलत हो सकता है कुछ भी गलत नहीं हो, सब अप्रूव्ड हो, उसके बाद तब भी रोका जा सकता, सकता तब भी रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आटा गूंदे हिले क्यों। है। वो आप कहीं भी कर सकते हो। तो इट्स रियल इन्फ्लुएंस तो सिटिंग पॉलिटिशियन पे ही। सिटिंग पॉलिटिशियन इन पावर इन दैट रेलेवेंट पोजीशन सेक्टर और दैट एरिया जहाँ पर भी वो है। जहाँ पर एंड जब पॉलिटिशियंस रिटायर हो जाते हैं उनके पास फिर पावर होता है? डिपेंड करता है, ऑपोजिशन वालों में होता है पावर? डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल स्टेचर क्या है। मीनिंग खासतौर पे, आमतौर पे मान लीजिएगा एक स्टेट में एक पार्टी की पावर थी, वो चली गई, तो उस पार्टी का जो हेड है ओपोजिशन में है, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए वो पार्टी इन पावर से उसकी अच्छी दोस्ती है, या दोस्ती नहीं भी है तो जो ऑफिसर्स हैं जिसको उन्होंने मदद की है, बनाया होगा किसी ज़माने में, तो उनकी बात सुनते हैं वो। और ये भी डर लगता है ना, कल को फिर आ गया और मैं तो इसके साथ ठीक रखो, 5 साल में तो चेंज हो सकती है, सरकार तो बदल ही सकती है ना, इसको ठीक रखो, तो इन्फ्लुएंस रहता है। बट वो कम पॉलिटिशियंस होते हैं ऐसे जिनका इन्फ्लुएंस पावर में ना होने के बावजूद भी रहता है। व्हाट इज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी अबाउट पॉलिटिक्स जो आपने कभी सोची नहीं थी और अब आप देख रहे हो? कि जो हम पार्लियामेंट में जो होता है कि इसका क्या आउटकम आना है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। ये रियलिटी नहीं है कि ये है? नहीं, ये रियलिटी है कि ये पहले से डिसाइडेड होता है, लेकिन हम पब्लिक को ये परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं कि हम इसके हक में बोल रहे हैं या इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये जानते हुए कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। दोनों साइड्स को पता होता है कि आप ये बोल लें तब भी ये होना है, आप ये बोल लें तब भी ये होना है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। जनता को कई बार लगता है हम लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर यू, बल्कि नोइंग वेरी वेल कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्लोज रूम में पावरफुल लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, हो जाता है वो। तो ये सब बाहर शो है? नहीं, ये नहीं कहूँगा कि मैं सारा ही शो है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है। That's a sad reality of the country. This is sad reality of politics everywhere in the world. Majority of it is show. Close rooms decides what goes. Majority decides. Just the rest is a show. Rest everybody waits for their majority to come. Yes. एक वो कहते हैं ना कोर्ट्स में कि both party knows who is right and wrong. It is judge who is on trial. तो सेम इधर जनता जज है, यहाँ उल्टा है। यहाँ हम जज को, जनता को जज बनाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डिसीजन लेने का पावर नहीं देते। पर वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपने बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, आपने एजुकेशन में आपके बहुत बड़ी विजन है, बहुत सारी चीज़ें करते हो आप, पॉलिटिक्स क्यों? नेचुरली हम एजुकेशन में आए, तो एजुकेशन में आने की वजह से थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, तो सरकार से आपको हमेशा नज़दीक का रिलेशन रखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी बाय लॉ बनी तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में नेचुरली सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा रिलेशन था, संबंध थे, ठीक थे। तो जब पंजाब में आम आदमी पार्टी इलेक्शन में जीती और थम्पिंग मेजोरिटी से जीती, तो राज्यसभा की 7 सीटें उनके साथ एक साथ आ गई उनको। ठीक है। पंजाब में कुछ ऐसा रीज़न भी है कि सीटें सातों एक साथ आती हैं, 2-2 साल के अंतराल पे नहीं आती। 11 मार्च को रिजल्ट अनाउंस हुआ पंजाब विधानसभा का, और 21 मार्च को आखिरी तारीख थी राज्यसभा की नॉमिनेशन फाइल करने की। तो आम आदमी पार्टी ने शायद सोचा कि जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं उनको हम लेके आए,
स्पोर्ट्स में जैसे उन्होंने हरभजन को चुन लिया, इंडस्ट्री में संजीव जी को चुन लिया, पॉलिटिक्स में राघव जी को चुन लिया, प्योर एकेडमिशियन में संदीप पाठक जी को चुन लिया, और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर में शायद उन्होंने मुझे चुन लिया, और एनवायरनमेंट में संत सिच्चेवाल जी को चुन लिया। तो इस तरीके से वो अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों को आगे लेके आए। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि हम आपको इसमें भेजना चाहते हैं। तो शुरू में तो मेरी हेजिटेशन थी, लेकिन फिर मुझे ये समझाया गया कि यदि आप एजुकेशन में या किसी और फील्ड में सुधार करना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो दिस इज द ओनली वे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एंड दैट वाज वेरी कन्विंसिंग। तो फिर सोचा ठीक है कि क्यों नहीं, ये एक आपको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है, और पंजाब की जनता की तरफ से चुने हुए नुमाइंदे आपको चुनने जा रहे हैं, तो ये अवेल करनी चाहिए, और इसमें देश के लिए, समाज के लिए जो बेहतर कर सकते हैं मुझे आके करना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे 3 साल की जर्नी ठीक ठाक रही है। बट एक राज्यसभा एमपी डे टू डे लाइफ में करता क्या है? व्हाट्स योर बेसिक जॉब? एक्सप्लेन हमको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा। देखिए, हर पॉलिटिशियंस के 2 मुद्दे होते हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर, एक पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट मीन्स पार्लियामेंट्री वर्क। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है वो मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सभी को पता होता है क्या पार्लियामेंट डिबेट्स, डिस्कशंस होती हैं, बिल पे होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और होते हैं तकरीबन 10-12 तरीके की इंटरवेंशंस आप कर सकते हैं, जिसमें मैं एक्टिवली पूरा पार्टिसिपेट करता हूँ, वो आप सब देखते ही होंगे। फिर पार्लियामेंट की तरफ से आपको बाहर जाने का कई बार मौका मिलता है, देश के अलग हिस्सों में, विदेशों में भी। जैसे पीछे मैं यूएन की आईपीयू में गया था 1 साल पहले, एंड आई एम लकी अगेन जो चुना गया, मैं परसों फिर जा रहा हूँ आईपीयू में ही, दोबारा यूएन के आईपीयू में जा रहा हूँ, या और ऐसे मौके आते हैं। और उससे बाहर के आप अपनी पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं, वो एक अलग अपॉर्चुनिटी है। उसमें जो मैंने अभी तक किया है कि लोगों के लिए बेहतर काम कैसे कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पर, क्योंकि मैं पंजाब सरकार का डायरेक्ट हिस्सा नहीं हूं, तो मैं वो तो नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी लेवल पे मैं जरूर सजेस्ट कर सकता हूं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, इंडस्ट्री को बेहतर करना है, बिजनेस को बेहतर करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है, स्पोर्ट्स को बेहतर करना है, तो पार्टी लेवल पे हम रेगुलरली सजेशंस में जरूर देता हूँ। और कोर्स पार्टी अपने तरीके से, जो भी उनका तरीका है, आगे सरकार को वो चीज़ें पहुँचाती है। बट एज एन एमपी ऐसा कोई रूल नहीं होता जहाँ पर कि अगर आप एजुकेशन में इन्वॉल्व हो तो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते एज एन एजुकेशन एमपी? नहीं, ऐसा होता है क्योंकि आपका बिजनेस अगर उसमें, तो देन दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू कांट टॉक अबाउट इट। उसमें कुछ और तरीके से हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि बात नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। डिबेट्स में, बट यू कांट पुट आउट अ पॉइंट, राइट? आगे बढ़ के आप नहीं कर सकते अगर एजुकेशन। ऐसा नहीं है। ओके। कुछ एक अलग लॉ है उसके ऊपर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, कि उसके अंडर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। नेचुरली उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं तोड़ता हूँ वो। तो जैसे एक कमेटी रहती है, जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट, जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन, तो मैंने नो इंग्लिश को नहीं चुना, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली पॉलिसीज को डिबेट करते हैं, तो मैंने अपने आप को उससे दूर रखा। तो इस तरीके के प्रिकॉशंस तो हर एक को लेने होते हैं, और मैं भी ले रहा हूँ। ओके, बट डू यू फाइट इन पार्लियामेंट? डू यू फाइट ऑन द पॉलिसी लेवल? नहीं, देखिए, फाइट फिजिकली फाइट करने की तो जरूरत नहीं होती। वर्बल फाइट जो हम देखते हैं, शब्दों से फाइट करना होता है, बिल्कुल करते हैं। मैंने कल ही सहकारी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल आया था, कल मैंने उस पर बात की है, चर्चा पार्टी की तरफ से मैंने मुद्दा उठाया था, और जो सही था उसको मैंने सही बोला, जो सही नहीं था वो बोला ये ठीक किया जाए। बिल्कुल करते हैं और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यदि जनता ने चुन के भेजा है जिस काम के लिए, तो वो तो करना पहली ड्यूटी है आपकी ना। कभी ऐसा हुआ है कि पर्सनल एथिक्स आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हो बिकॉज पार्टी चाहती है आपको एक सर्टेन वे में प्रेजेंट करो? हैज दैट एवर हैपेंड? ऐसा नहीं, हमारी पार्टी में भी बड़ा नॉर्मल लिबर्टी है, हमें ऑटोनॉमी है हमें, कि आज तक मेरी पार्टी ने मुझे कभी नहीं कहा कि इस लाइन को बोलो, या मुझे कोई लिख के दिया गया कि जाके मुझे बोलना है। वो कहते हैं टॉपिक आप अपना बना के बोलिए जो आपको ठीक लगता है। God, they trust you on that. And then they trust every member parliament. MPs का डिनर होता है ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस डिनर पे क्या होता है? What do you guys usually talk about? देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर के साथ
या उपराष्ट्रपति जी के साथ या कई बार राष्ट्रपति जी के साथ ब्रेकफास्ट होते हैं, वहाँ बड़े खुल के बात होती है। वहाँ कोई पार्टी लाइन्स पे नहीं बात करता, वहाँ एक ही बात होती है देश के बारे में। या और प्रधानमंत्री जी मैंने देखा वो पर्सनल बड़ी बात करते हैं। जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो पर्सनल लेवल पे आपको कटाक्ष भी करेंगे, आपसे मजाक भी करेंगे, आपको गुड ह्यूमर में रखेंगे, आपको बिल्कुल ये महसूस कराएंगे कि वो आपके दोस्त हैं। तो हम सभी एमपी जब भी ऐसा मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का, एंजॉय करते हैं। ओके, तो उस टाइम पे कोई बहुत गंभीर सिचुएशन वाली बातें नहीं होती? ना बिल्कुल भी नहीं होते। इट्स अ फन एंड गेम। हाँ, रादर मुझे याद है कि मैं एक बार परिवार के साथ प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। वहाँ बैठे, बातें की उन्होंने, मेरे सन इन लॉ भी थे, मेरी डॉटर भी थी। तो ऐसे पूछा उन्होंने कि आप कहाँ पढ़े हो, कि जी हम NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, डॉटर भी और सन इन लॉ भी। तो बड़े अच्छे हंसते हुए बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप शायद वहीं मिले होगे। तो सच वंडरफुल जेस्चर। देन डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियंस फ्रॉम अदर पार्टी वो ग्रजेस होल्ड करते होंगे बिकॉज यू रिप्रेजेंट अनदर पार्टी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पार्टीज आपस में लड़ती हुई दिखती हैं टीवी पे, खतरनाक लेवल पे। वो देखिए, दो वकील कोर्ट में लड़ते हैं और हो सकता है जीजा साला हो, तो ऐसा यहाँ भी है। वहाँ मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरा अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल लेवल पे, पार्टी लेवल पे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लेवल हम सब मित्र हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं, बड़ी बहन छोटी बहन। और मेरी तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स, फॉर्चुनेटली आई एम वेरी लकी, मुझे तो सबकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, सबकी सपोर्ट भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि मैं नया हूँ तो मुझे सारी बड़ा सपोर्ट करते हैं। और मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये इस पार्टी का है उस पार्टी का। एंड PM has been to LPU as well, right? I'm so lucky that is so 2019 में वो यूनिवर्सिटी आए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, शायद अकेली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर प्रधानमंत्री साहब खुद आए हैं। That's what I was asking. तो ये कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हमने इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की, हमने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि आप उसकी इनॉग्रेशन के लिए आए। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और वो आए, और उन्होंने अच्छा टाइम दिया, और आई एम लकी एट दैट टाइम उन्होंने साथ चाय पीने का मौका भी दिया। और उससे भी जो बड़ी बात हुई, जो अकेला LPU के लिए नहीं हुई, जो पूरे देश के लिए हुई, कि उन्होंने वहाँ आके देश को एक नया नारा दिया। हम सब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वाजपेयी साहब ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा था, और मोदी जी ने हमारे कैंपस में आके उसमें जय अनुसंधान जोड़ा था। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नारा वो पूरा हुआ जो हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ, LPU में हुआ। टेल मी अबाउट सबसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन कौन है? हु डू यू फील? देखिए, वो एटलीस्ट जितने भी वहाँ पॉलिटिशियंस हैं, तकरीबन 800 के करीब MPs हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के, एक बात तो उसमें बिल्कुल पक्की है, वो सारे मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हो? नहीं, देखिए, उन लोगों का अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है। अपने कुछ लोकसभा वाले तो डायरेक्टली फाइट करके आए हैं, इलेक्शंस लड़के आए हैं, तो ज़मीन लेवल पे उन्होंने पॉलिटिकल में ज़मीन लेवल पर काम किया, वो शायद मैंने नहीं किया अभी तक। तो मैं एक को तो नामजद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो हर एक से सीखने को मिलता है, हर एक से सीखने को मिलता है, हर एक की गाइडेंस मिलती है। लेकिन आप डिबेट्स के हिसाब से पूछना चाहोगे तो जो कुछ नाम मेरे ध्यान में आएंगे, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, वो अपनी बात को बड़े तरीके से पेश करते हैं। यदि मैं TMC से सोचूं तो डेरेक, ही इज़ अ वंडरफुल ओरेटर। कांग्रेस से जो मेरे मित्र भी हैं और मुझे इम्प्रेस भी करते हैं, ईमान प्रतापगढ़ी। मैं यदि केरला से बात करूं तो जॉन बिटास इज़ ए गुड स्पीकर। यदि मैं RJD से बात करूं तो मनोज झा, वो बहुत अपनी बात तरीके से पेश करते हैं। और हमारी पार्टी में मैं बात करूं तो संजय सिंह जी, वो भी अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से पेश करते हैं। और भी हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं सारे, पर ये बात नाम है जो एकदम मुझे ध्यान में आ रहे हैं। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। अरे वाह! दैट इज मोतीचूर के लड्डू के बारे में। दैट इज मेरा वो फेवरेट मिठाई है इंडिया की। जी। तो उसकी स्टोरी क्या है? आप लोगों ने इन्वेंट करी है वो?
मेरे फादर साहब ने सोचा कि जो लड्डू होते हैं उस जमाने में मोटी बूंदी के होते थे, तो वो तो सब जगह बनते हैं, तो डिफरेंट क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, तो उनके दिमाग में आया कि बारीक बूंदी के लड्डू ट्राई किया जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, खोज किया, ढूंढा कैसे उसके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो उसको बना पाएंगे, कैसे उसके कारीगर होंगे जो उसको बना पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर हार्ड वर्क उनको एक रास्ता मिल गया और उन्होंने अल्टीमेटली छोटी बूंदी के लड्डू बनाया, और जो मोतीचूर लड्डू के नाम से मशहूर हुए। जलंधर कैंटोनमेंट में रहा करते थे, तो वहाँ एक घर लेके, नोट दुकान, घर लेके उसी को दुकान के रूप में शुरुआत की। एंड वहाँ से मोतीचूर लड्डू इतना फेमस हो गया कि अब हर गली गली, हर शहर, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी हर जगह मिलता है। हाँ, अब तो ये 60 साल हो गए तकरीबन, तो 60 साल की जर्नी में तो ऐसे कभी लगा नहीं कि इसके ऊपर मुझे कॉपीराइट, पेटेंट कुछ देना चाहिए, लगाना चाहिए क्या? कि अगर मैंने बनाया है तो कुछ तो होना चाहिए मेरा उसमें, लाइक सम रिवॉर्ड्स आई शुड रीप। नहीं, रीप तो यही है ना जी, रिवार्ड सबसे बड़ा, कि आप उस एक प्रोडक्ट से आप इतने जल्दी फेमस हो गए और आपको अच्छा बिजनेस मिला। और वैसे पेटेंट्स भी जो होते हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो उससे ज़्यादा लाइफ तो हम जी चुके हैं। 60 साल से कर रहे हैं, तो बाहर गया और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं। हाँ, पर ऐसे आप नहीं लगवाते कि द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ मोतीचूर लड्डू? देखिए, उसको लड़ने से क्या फ़ायदा, जो मैं समझता हूँ ना, आगे बढ़े। ठीक है, उस टाइम आज से 61 में तकरीबन 60 साल पहले वो प्रोडक्ट बनाया, अब हम कुछ नई प्रोडक्ट बनाए, उसी पे क्यों लिमिट करना ना अपने आप को। तो छोड़ दिया उसको। नहीं, हमने फाइट कभी भी नहीं किया, और किसी और ने बनाया तो उसको बनाने दिया। कुछ लोगों ने लवली स्वीट्स से मिलते जुलते नाम भी रखे हुए हैं, तो हमने कभी फाइट नहीं किया, रख लेने दो। जो मेरा कस्टमर है तो उसको मेरा टेस्ट पता है कि यदि ये प्रोडक्ट्स लवली के तो ये टेस्ट है, कोई दूसरा मिलता जुलता नाम रख के वो टेस्ट नहीं दे सकता। मिलता जुलता नाम तो दे सकता है पर टेस्ट नहीं दे सकता, तो कस्टमर नहीं जाता वहाँ। बट ऐसे दूसरी सिटीज में, दूसरे स्टेट्स में लोग मिसयूज भी तो कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं, और थोड़ा होता है, फिर वही थोड़ा खुला दिल रखना चाहिए कि और आगे बढ़े हम। कोई फर्क पड़ता है। अपनी लाइन को बड़ा करें, किसी दूसरे की लाइन छोटी करने की कोशिश ना करें। When you started, तो आपने मिठाई का बिजनेस ही किया घर वालों के साथ? मैंने अपने बचपन में, जब मैं स्कूल जाता था, तो मुझे याद है शायद 2nd या 3rd में होता था, तो मैं शाम को 1 घंटा मिठाई के बिजनेस पे जाता था। उस जमाने बच्चों को शौक होता है ना कि आइसक्रीम की, शायद आपने मशीन होती थी वो, हाँ, तो हम लोग भी वो आइसक्रीम बनाया करते थे। तो हमारे कुछ लोग वो मशीन चलाते थे, तो मैं भी मशीन चलाने लग जाता था, शुरू में शौक पे। बाद में घर वालों को लगा यार आज ये वर्कर आया नहीं, इसको लगा दो, तो मेरे से चाइल्ड लेबर कराई जाती थी। फिर दिवाली पे बुला लिया जाता था हमें कि जरूरत है, स्टाफ तो इतना नहीं होता था क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती थी एकदम, कि वो शायद आपने देखा होगा रसगुल्ले जामुन में नीचे एक कवर होता है छोटा सा ना, प्लास्टिक का, पेपर का, वो इकट्ठे होकर उसको खोलना होता था। तो उसको हम खोलते थे, फिर उसके बाद उसमें जामुन रसगुल्ला पैक करते थे, उसको डिब्बे में रखते थे। तो इस तरीके के काम तो बचपन से करते आ रहे हैं। एंड कब तक वही किया? बस 87 से 1991 तक। पर उसके साथ साथ मैंने जब कहा कि अलग किया जाए, ये तो एक धंधा है जो हम कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, मेरे बड़े भाई भी कर रहे हैं और फैमिली एक्सपेंड हो रही है, तो कुछ नया ऐड नहीं करेंगे तो इसी में रह जाएंगे। फिर मेरे दिमाग में एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप का था शुरू से, कि ऑटोमोबाइल की डीलरशिप ली जाए। और वो क्यों था? वो ये रीज़न ये था कि हलवाई के धंधे में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम होता है, संडेज को भी होता है, त्योहार में और ज़्यादा काम होता है, तो 365 डेज इन ए ईयर। तो ऐसा धंधा ढूंढा जाए जिसमें कम काम करना पड़े। तो मुझे लगा यार ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप का बढ़िया काम है, 10 बजे खुलती है, 5 बजे बंद हो जाती है, संडेज भी ऑफ होता है, बैंक हॉलीडेज भी ऑफ होता है, नाम नूम भी ठीक होता है शहर में। तो वो ट्राई करना शुरू कर दिया, बजाज, ये मारुति सब अप्लाई किया। तो हमें कौन देता? हमने हलवाई के लेटर हेड पर अप्लाई किया बजाज में। तो जब उन्होंने देखा ये हलवाई के लेटर हेड पे अप्लाई करने वाला कौन स्टूपिड आ गया, तो उन्होंने उठा के एप्लीकेशन फेंकी कि बजाज की इतनी गुडविल खराब हो गई है कि एक लड्डू पेड़े वाले अप्लाई करने लगे हैं। ये हमें बाद में बताया गया, हम रिजेक्ट हो गए। लेकिन समहाउ
जब वो विजिट पर आए जलंधर में, हमें पता लगा, तो किसी जान पहचान जो कि डीलर थे बजाज के, उनसे हमने विनती की कि हमें किसी तरह से एक विजिट करवा दो हमारी। उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बात, उनका दिल रखने के लिए बात मान ली, वो हमारे पास आ गए। जब वो आए अनऑफिशियली, जो ऑफिसर विजिट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमारी जगह देखी, हमसे 2-4 बातें की कि आप कैसे धंधा चलाते हो मिठाई का, ये वो। तो उनको हमारी कुछ बात पसंद आ गई और उन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट करके पुणे हेडक्वार्टर जो था उनका, वहाँ इंटरव्यू के लिए, मिस्टर राहुल बजाज से इंटरव्यू के लिए बुला लिया। उनके 2 व्हीलर तो बिकते थे, 3 व्हीलर नहीं बिका करते थे। तो उन्होंने कहा ये 3 व्हीलर कैसे बेचोगे? हमने कहा जैसे हम समोसा बेचते हैं। कैसे? बोलता ये क्या मतलब? कि हम समोसा लॉस पे बेचते हैं, पर वो इसलिए लॉस पर बेचते हैं कि एक कस्टमर समोसा लेने के लिए आएगा तो वो साथ कोई बर्फी ले जाएगा, कोई रसगुल्ला ले जाएगा, आज नहीं लेके जाएगा, कल लेके जाएगा, तो वो हमारा कस्टमर बन जाएगा। उसका समोसा उसको अपनी दुकान में लाने का तरीका है। उसके बाद ये हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है। तो ऐसे 3 व्हीलर भी हमारी मार्केटिंग कॉस्ट होगी, हम लॉस पे बेचेंगे। लॉस पे मीन्स कि डायरेक्टली लॉस पे, उसकी मार्केटिंग पे खर्चा ज्यादा करेंगे। तो इस मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई थिंक दे फेल्ट इम्प्रेस्ड विद दिस टॉक एंड दे इनवाइटेड अस एट पुणे। पर समोसा डेली आइटम है, कंज्यूमेबल है। इधर ऑटो वाला और जो दूसरे उनकी दूसरी गाड़ियां हैं, उनके तो कस्टमर्स ही अलग अलग होंगे ना? नहीं, मकसद ये नहीं था। मकसद उनका ये था कि हमें मार्केटिंग करनी आती है या नहीं आती है। ओके। कि यदि जो प्रोडक्ट नहीं बिकता उसको नहीं बिकता उसको कैसे बेच पाओगे, तो वो ये जानना चाहते थे। तो वो दे फेल्ट इम्प्रेस्ड। ओके, एंड देन यू मेट राहुल बजाज। हाँ, वहाँ भी यही हुआ हमारे साथ। नीचे प्रोसेस से निकलते गए, हम पहुंच गए एंड में श्री राहुल बजाज जी के पास। उन्होंने ये भी किया। वो बोलते देखो, आई एम वेरी हैप्पी विद योर एप्लीकेशन, मुझे अच्छी फीडबैक आई है आपकी, एंड आई वांट टू टेक यू, मैं लेना चाहता हूँ आपको। लेकिन एक समस्या है मेरी कि जो बाहर बैठे हैं ये बहुत बड़े ऑटो डीलर हैं, इनकी बहुत बड़ी सिफारिश भी है। मैं इनको हाँ कर चुका हूँ, मैं आपको दे दूंगा, पर ये सेकंड डीलरशिप होगी। फर्स्ट मैं उनको दे चुका हूँ, सेकंड मैं दे दूंगा, पर आप तैयार हो सेकंड के लिए? जलंधर में। हमने कहा जी बिल्कुल दो जी। हम तो उस जमाने में कोई और डीलरशिप थी जो कि उससे 10% जिनके नंबर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको लेने के लिए भी तैयार थे। तो ये तो सेकंड है, 50% तो मुझे मिलेंगे कम से कम। तो हमने कहा बिल्कुल लेंगे, और आपसे वादा करते हैं कि अगले साल मैं फिर आपके सामने बैठा हूँगा और आपसे लुधियाना की डीलरशिप मांगूंगा। और हुआ वही। तो वो हाँ हो गई। एंड देन ही टोल्ड अस कि नहीं बेटा, ये आपकी पहली डीलरशिप है। ओह क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने वाले थे। या आई थिंक इट वाज हिज टेस्टिंग क्वेश्चन। एंड देन वो वर्क किया बिजनेस आपके लिए, ऑटोमोबाइल डीलरशिप? इट वेंट वेरी वेल। हमसे पहले एक और डीलर थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे, हमने उनको बीट कर दिया तीसरे महीना में। कैसे? बढ़िया मार्केटिंग, बढ़िया सेल्स टेक्निक जो भी हमने लगाई। कोई एक आध टेक्निक बताओ। एक आध टेक्निक हम ये बता सकते हैं कि जो 2 व्हीलर बेचते थे, जो मैकेनिक्स होते हैं जो रिपेयर करते हैं ना, वो हम लोग अपने आप को बड़ा समझते थे, उनको छोटा कि हम तो डीलर हैं, हमारी भी वर्कशॉप है, हमारी बड़ी वर्कशॉप है, ये क्या है। हमने उनके पास गए क्योंकि उनके पास कस्टमर तो आता है रिपेयर कराने। उनको कहा देखो, आप हमारे ऐसे स्कूटर की सेल कराओगे ना, हम आपको 100 रुपया देंगे। 500 हमें मिलता था, 100 रुपया हम आपको देंगे। उनको लगा, और कि पहले तो उनको रिकॉग्निशन मिली कि एक ऑटो डीलर खुद आ रहा है, मतलब मैं खुद गया हूँ उनके पास, मतलब स्टाफ छोड़ के मैं खुद गया। तो वो तो बाग बाग हो गए, और साथ में पैसा भी मिल रहा है। जब आते थे उनको चाय भी पिलाते थे। तो हमारा क्लिक कर गया। वो हमने 3 महीना में, जैसे मैंने बोला, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। फिर हमने मारुति अप्लाई किया। फिर नेचुरली बजाज, क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे, तो मारुति ने हमें कंसिडर किया और ऐसे दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं दिया, वहाँ भी एक प्रोसेस था काफ़ी लंबा चौड़ा, और उस प्रोसेस से गुजरे हम, और उसमें मिल गया। उसमें एक भेद की बात है, हालांकि वो शायद आज के दिन बता सकता हूँ, अदरवाइज तो शायद वो कहेंगे हमने गलत किया। मारुति की डीलरशिप में क्या होता था उस जमाने में, आखिरी वो 2 शॉर्टलिस्ट क्या करते थे, और उन 2 को कहते थे बिड लगाओ।
मतलब आप जो ज्यादा डिपॉजिट देगा उसको हम डीलरशिप दे देंगे। तो एक मैं था, एक और थे। अब बिड उस टाइम बहुत ज्यादा जा रही थी, जैसे 2-2 2.5 करोड़ जाया करती थी, और हमारे पास पैसा नहीं था कि उसमें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने किसी मित्र के थ्रू उसको अप्रोच किया कि देख हमने तो लेनी है, तू अपना कट ले ले। कि देखो हम साइड से दे देंगे, तू डीलरशिप छोड़ दे। छोड़ दे मतलब बिड उतनी ही कर जितनी हम बोलेंगे। मान गया वो मान गया इंसिडेंटली, क्योंकि जो भी उसके फैमिली सर्कमस्टेंसेस थे उसको भी सूट करता था। हाँ, उसको चाहिए थे वैसे एट दिस तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी और हमने मिल के बिड भरी, और नेचुरली मेरी उनसे ज़्यादा थी, मुझे मिल गई। तो हमारे काफ़ी कम 31 लाख रुपए में हमारा गुजारा। तो 2.5 करोड़ से 31 लाख पे लेके आ गया। पैसा तो हमारे था, पर डिपॉजिट देना था, जो कि हमारे पास नहीं था इतना डिपॉजिट देने के लिए। सो 31 लाख डिपॉजिट करते हो और देन गाड़ियाँ आती है? नहीं, वो एक बिड अमाउंट थी, गाड़ियों की कीमत अलग देनी थी। ओके, दैट्स ओनली कि वो अकाउंट में पड़ा रहेगा। दैट वाज अ गारंटी, वी कैन से कि इतना पड़ा रहे। वो तो गोल्डन टाइम होगा मारुति का। बिल्कुल गोल्डन टाइम। कौन सी कार के टाइम पे आपने अप्लाई करी थी डीलरशिप? मारुति 800 भी थी, मारुति जेन भी थी, सारे ये। तो वहाँ तो गोल्डन टाइम था, लाइक उसके बाद सिर्फ मारुति चलती थी। नहीं, ऐसा था जी, इंसिडेंटली हमारे केस में क्या हुआ, जब हमने बजाज की डीलरशिप ली 91 में, उस टाइम 2 व्हीलर की मार्केट डाउन आ गई थी, तो हमने compete किया मार्केट में। वो नहीं था कि लाइनें लगी हुई थी। ऐसे जब मारुति की 96 में ली तो वो भी डाउन आ गई थी, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स भी आ गई थी, कंपटीशन आ गया था उनमें भी, हुंडई वगैरह ये आ चुकी थी, तो वहाँ भी कंपटीशन शुरू हो गया था। लेकिन वी फॉट वेल, और हर 3-4 महीने में हम मारुति में भी अपनी जगह बना पाए। कई प्रोडक्ट्स कैटेगरी में हम बजाज में भी नंबर 1 इन इंडिया रहे, मारुति में भी नंबर 1 इन इंडिया रहे। आज भी है वो डीलरशिप्स? आज भी हैं, दोनों बढ़िया कर रहे हैं। ओके, एंड आज की तारीख में अगर किसी को करना हो ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिजनेस, करना चाहिए? देखिए, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा तो मेरे कंपनी वाले मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे पूछता है मॉडल। हाँ। जैसे मैं अभी भी लेता हूँ न्यू डीलरशिप्स, लेकिन पहले क्या करते थे, हम लैंड एंड बिल्डिंग में अपना इन्वेस्ट करते थे। आज हम लैंड एंड बिल्डिंग में अपना इन्वेस्ट नहीं करते, हम किराए पर लेके करते हैं। तो उस तरीके से हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। लैंड बिल्डिंग पे अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? एक तो बहुत महंगा, आपकी ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, जो अंदर की बात है, जो कंपनी है अच्छी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, वी हैव ए वंडरफुल रिलेशनशिप विद मारुति एंड बजाज सबके साथ। लेकिन क्या होता है, जब उनको लगता है इसका पैसा इतना फंस गया, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। यदि आपके साथ इनजस्टिस भी हो रहा होगा तो कहती हैं कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा ये, इतना पैसा लगा दिया, अटक गया कहाँ जाएगा। लेकिन जब उनको पता है यार किराए के लिए हुआ है, ज़्यादा हम तंग करेंगे इसको तो ये छोड़ जाएगा, तो वो भी सपोर्टिव ज़्यादा रहती है। तो ये डीलरशिप्स का बिजनेस अच्छा चल रहा था, मिठाई का बिजनेस अच्छा चल रहा था, एजुकेशन में कैसे आ गए? इसीलिए क्योंकि दोनों अच्छे चल रहे थे। अच्छा। कि गॉड इज काइंड, और हमने अच्छा किया, और जलंधर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने हमें सपोर्ट किया हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। तो हमारी भी उनके प्रति कुछ ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, तो हम कैसे पूरी करें? तो कुछ ऐसा काम करें जिसमें एक सोशल कॉज भी हो, और एट द सेम टाइम आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी, ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी बढ़े। तो हमने कंसिडर किया एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ऑल दोज थिंग्स। फिर हमने एजुकेशन में शॉर्टलिस्ट किया। क्यों? कि हमें लगा एजुकेशन में 2 चीजें हैं। एक तो आपको काम करने का मौका है, क्योंकि एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ क्वालिटी लैक करती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की डोमिनेंस रही है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा नहीं आया है, तो आपके पास क्वालिटी इंप्रूव करने का स्कोप ज़्यादा है, तो आप कुछ कर सकते हो डिफरेंट। स्कूल एजुकेशन अच्छा कर रही थी हिंदुस्तान में उस टाइम भी, आज भी अच्छा कर रही है, तो मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक ही ऐसा काम है जिसमें आप आने वाली जनरेशन्स की लाइफ बना सकते हो। मेरे ख्याल कोई भी ऐसा और काम नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में कुछ अच्छा और बेहतर कर पाओ। और नागरिक होने के नाते देश का, भारत का,
हमारी जिम्मेवारी है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर करें। तो एजुकेशन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यदि आपने उनको स्किल दे दी, अच्छी एजुकेशन दे दी, अच्छा प्रोफेशनल बना दिया, अच्छा एंटरप्रेन्योर बना दिया, अच्छा प्रोफेशनल बना दिया, तो इससे ज़्यादा बड़ी सेवा मेरे हिसाब से सोसाइटी की, देश की नहीं हो सकती। फिर ये सब तो आप एक अच्छी छोटी सी कॉलेज बना के भी जलंधर के अंदर कर सकते थे, वहीं थे, वहाँ पे आपका नाम भी था, लोग भी हैं और काफ़ी लोग आपको मानते थे। ये ड्रीम कैसे आया कि मैं इंडिया की लार्जेस्ट बनाऊंगा? नहीं, देखिए, ये स्पार्क कैसे आया? क्योंकि आप तो एक छोटे लोकल प्लेयर थे जहाँ पे आपका नाम अच्छा था। देखिए, जब हमने शुरू किया, जो प्रोसेस था, एक हमने कॉलेज के तौर पे शुरू किया, मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल हम क्या दें उसको, बिजनेस स्कूल के तौर पे शुरू किया, और लोकल जो सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेके शुरू किया, भारत सरकार से अप्रूवल ली, लोकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ली, शुरू कर दिया, और हमारा ठीक चल पड़ा पहले साल से ही। हमारे बच्चे अच्छे प्लेस हुए, टॉप यूनिवर्सिटी में पोजीशंस आई पहले साल में, सब ठीक रहा। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन थी बहुत बड़ी, कि जो सिलेबस करिकुला था ना, हमें सरकारी यूनिवर्सिटी का फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि वो एग्जाम लेते थे। उसमें आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव करने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था। थोड़ा बहुत तो हम करते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो उसके लिए क्या था, यूनिवर्सिटी हो। अब यूनिवर्सिटी कैसे हो, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सोचा कि हमें यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ताकि हम अपने हिसाब से करिकुलम बनाएं, अपने हिसाब से डिलीवरी मैकेनिज्म हो, अपने हिसाब से इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हो, ताकि हम बढ़िया प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकें। पर वो भी आप कर सकते थे स्केल पे। आई एम आस्किंग कि ये कैसे हुआ कि उसमें मैंने फर्स्ट टाइम जब एलपीयू की एड्स देखी थी ना, जी जी, आई थिंक मैं मेरे कॉलेज के टाइम, जब मैं स्कूल से कॉलेज में रहा था, टीवी पे एड्स आने लगी थी, तब तक तो अब ऑलरेडी वो वेरी बिग, एंड मैं 2013-12 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तब ऐड आती थी कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कैंपस होता था, और ऐसा लगता था कि सिर्फ कैंपस दिखा रहे हैं, मतलब उसमें। और मैं इंदौर में थे, कैसे स्टार्स तक होता था कि भाई क्या होगा ये, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग सिटी बना दी है। सो वाई दैट, ये क्यों करना कि मैं सबसे बड़ी बनाऊंगा? देखिए, वो ऐसा था, एक जब हमने बाहर के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का मॉडल देखते हैं, उसमें और हमारे इंडियन मॉडल में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है ज़्यादातर, कि इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े माने जाते हैं, IITs, IIM, एम्स, है ना, वो एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। निफ्ट एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। लेकिन जब यूएस में, यूके में देखते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होती हैं, चाहे आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, प्रिंसटन, किसी की भी बात करें, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किसी की भी बात करें, तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे यहाँ सिंगल डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी की ब्रांड बड़ी है। तो ऐसा क्यों? तो एक तो मुझे लगा कि हमें भी हिंदुस्तान में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनानी है, सिंगल डिसिप्लिन बेस्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनानी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी भी हो, मैनेजमेंट भी हो, लॉ भी हो, एजुकेशन भी हो, रिसर्च भी, एजुकेशन भी हो, स्पोर्ट्स एजुकेशन भी हो, लैंग्वेजेस भी हो, फॉरेन लैंग्वेजेस भी हो, साइंसेस भी हो, सब कुछ हो, एग्रीकल्चर भी हो। तो एक तो वो दिमाग में था कि वो बनानी है, क्योंकि जो इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट होता है उसमें आप ज्यादा सीखते हो। मतलब जो बच्चा है, एक बच्चा क्लास में गया, अपना मैनेजमेंट पढ़ के आया, हॉस्टल में आया, उसका साथी है वो भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, क्या डिस्कशन करोगे? अच्छा, मैनेजमेंट में ऐसा था, वैसा था, ये इंडस्ट्री ये कर रही है, वो कर रही है। खेलने जाओगे, वहां भी वही बच्चे मिलेंगे, तो आप मैनेजमेंट ही करोगे, ऐसे इंजीनियरिंग करोगे। लेकिन हम ये भी करते हैं कि हॉस्टल में यदि 4 बच्चे एक रूम में हैं, तो चारों अलग डिसिप्लिन के। यदि बच्चों के ग्रुप बन रहे हैं किसी चीज के लिए भी, कोई रिसर्च करना है, कुछ और करना है, अलग डिसिप्लिन के हो, सो दैट वो डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में बात करें, अलग अलग सीखें। बच्चा एक रूम में एक प्रदेश का ना हो, एक पंजाब का हो, दूसरा यूपी का हो, तीसरा नॉर्थ ईस्ट का हो, चौथा साउथ का हो, ताकि अगेन वो सीखे, उनमें टॉलरेंस आए, आपस में रहने की हो, 2 इंडियन हो, 2 विदेशी हो। तो ये हम मेरे दिमाग में वहां का मॉडल देख कर आया। ओके, कि वो इसलिए ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डाइवर्सिटी हर तरीके से, चाहे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कह दें, चाहे प्रोग्राम्स की डाइवर्सिटी कह दें, चाहे लर्निंग मैकेनिज्म की डाइवर्सिटी कह दें, वही उनको मदद करती है ज्यादा। तो ये आपको इधर लाना था।
ये इधर लाना था तो उसके लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना जरूरी था। तो वो सोच के हमने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाई, बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। और ये इश्यू मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार रखा है, मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ। कल भी मैंने बोला कि एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बन रही है गुजरात में। तो सहकारी यूनिवर्सिटी मीन्स कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है वो। तो मैंने ये बोला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन इस कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी में भी हर तरीके के डिसिप्लिन की बात हम कर सकते हैं। हम इंजीनियरिंग की भी बात कर सकते हैं कोऑपरेटिव में, क्योंकि हर चीज़ एग्रीकल्चर को चाहिए। हम इसमें आर्ट्स की भी बात कर सकते हैं, इसमें साइंस की भी बात कर सकते हैं, इसमें मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, कोई भी चीज़ रहे। तो इसलिए हमने एक बड़ी यूनिवर्सिटी की सपना देखा, और वो ठीक भी रहा, और वो हम कामयाब हुए। एक दूसरी हमारी और बड़ी प्रॉब्लम थी, हमें जलंधर में, जलंधर है छोटा शहर, विज़ाविज़ ना तो मेट्रो है, ना सेमी मेट्रो है, ना कैटेगरी 1 है, ना कैटेगरी 2, हम कैटेगरी 3 टाउन है। अब मेरे पास बच्चा क्यों आए? केरला का बच्चा 3000 किलोमीटर का सफर करके एलपी में क्यों आए? नागालैंड का बच्चा 3500 किलोमीटर का सफर करके एलपी में क्यों आए? साउथ अफ्रीका का बच्चा मेरे पास क्यों आए? वो क्यों आए? वो तभी आएगा, उसको वो मिलेगा जो उसको यहाँ लोकल नहीं मिल रहा। कैसे क्या? और इस छोटे शहर में क्यों आए? रास्ते में दिल्ली भी पड़ता है, चंडीगढ़ भी है, और भी बड़े शहर नजदीक होंगे उसके यहाँ से। तो तभी होगा कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा। तो पहला डिफरेंट तो ये कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बच्चे को लगे यस आई एम ए पार्ट ऑफ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एक तो ये, दूसरा हमारा ये रीजन था कि यदि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे ग्रो करना है, तो आई हैव टू मच बिगर देन द अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अराउंड दैट स्टूडेंट। मुझे एक सिटी बनानी पड़ेगी अंदर, मुझे एक सिटी बनानी पड़ेगी, एक डिफरेंट मॉडल देना पड़ेगा। तो दूसरा रीजन ये था हमें बड़ा कैंपस बनाने का। बड़ा और डिफरेंट, बड़ा अकेला बड़ा भी मैटर नहीं करता, डिफरेंट यूनिक। तीसरा इन टर्म्स ऑफ टीचिंग वो कैसे होती है, कि वो भी रीजन यही था कि हम अलग तरीके से पढ़ाएं, अलग तरीके से डिलीवरी हो, अलग तरीके से इवैल्यूएशन हो, तब बच्चा मेरे पास आएगा, अदरवाइज क्यों आएगा? हर शहर में आजकल कॉलेजेस भी हैं, हर शहर के पास यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। वो क्यों दूर से आएगा हमारे पास? अभी कितना बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ लैंड? एलपी टोटल कैंपस साइज हमारे डाल के एग्रीकल्चर तकरीबन 600 एकड़ का है। 600 एकड़ कैंपस, कितने स्टूडेंट्स होंगे? तकरीबन 38-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो उसी कैंपस में 38,000 जो उस कैंपस में पढ़ते हैं, और उसमें से 25,000 हैं जो उसके अंदर ही रहते हैं। सो 600 एकड़ कैंपस, पूरी एक सिटी बनी हुई है, 38-40 हज़ार लोग वहीं पे रह रहे हैं, पूरा एक गेटेड सिटीज ऐसा है। अंदर ही जब मैं उधर गया था तो अंदर खुद के आपके रिसर्च सेंटर्स हैं, खुद के ओलंपिक साइज आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, हज़ारों चीज़ हैं। हाउ डिड द मनी कम फॉर ऑल ऑफ दिस? क्योंकि आप लोग बूटस्ट्रैप्ड हो, आप लोग खुद ही खुद का पैसे ही लगाया आपने कि बाहर से और रेस किया फंड्स? नहीं, देखिए खुद का तो लिमिटेशन होती है रेट की, जितना अपना था अपना भी लगाया, उसके बाद बैंक से लोन लिया वो लगाया, तो उसके बिना तो कोई ऑप्शन थी नहीं हमारे पास। सरकार तो देती नहीं है हमें। हाँ, तो डे वन पे ये कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दूंगा और इतना पैसा लोन ले लेता हूँ? नहीं देखिए, ये बनाने एक दिन में तो लोन भी नहीं लिया, एक दिन में तो बड़ी भी नहीं है, ये भी प्रोसेस रहा 10-15 साल का, कि 2001 में हम शुरू हुए, तो ये जो साइज अभी प्रेजेंटली देखते हैं जाके तकरीबन 2015 में बनाई है, 15 साल बाद। ओके, सो धीरे धीरे, बट मेजरली अभी भी 100% ओन्ड बाय यू गाइस ओनली? नहीं, ओन्ड तो हम नहीं कहेंगे, मैनेज कह सकते हैं। हाँ, पर ऐसे कोई प्राइवेट इक्विटी या बाहर का कोई फंड नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। ओके, होता ही अब अलाउड ही नहीं होता है क्या इसमें? अच्छा, यू कांट टेक फंड फॉर यूनिवर्सिटी? नहीं, इस तरीके से नहीं ले सकते आप। अच्छा, पर यू नो एक जो कॉलेजेस के ऊपर यूजुअली लोग एक्यूजेशन लगाते हैं कि बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, जो इतने बड़े जिनके कैंपसेस होते हैं, राइट, दे आर वो आउटडेटेड सिस्टम से वर्क करते हैं। वो एक तरीके का मैकेनिज्म होता है करप्शन के लिए कि लोग अपना पैसा इधर उधर घुमा लेते हैं यूनिवर्सिटी में डाल के, 25 तरह की चीज़ बातें करते हैं। हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू? देखिए, हर सिस्टम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं।
सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी बनती हैं, वहाँ भी अच्छे लोग भी होते हैं जिन्होंने IIT IIMs बनाए, वो भी एक सरकारी सिस्टम से निकले। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने IIT IIM या और इंस्टीट्यूशन से पैसा कमाया होगा गलत तरीके से। वो चीज़ तो हर जगह होती है और रहेगी हमेशा ना, सोसाइटी है ये। आज से 1000 साल पहले भी विक्रमादित्य के सब जमाने की बात करें या राम राज्य की बात करें, उस जमाने में भी चोर होते थे, डाकू होते थे, सब कुछ होता था। तो वो चीज़ तो रहेगी। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, स्टूडेंट है या कस्टमर है, वो आपका रियल इवेल्युएटर है। उसको पता लग जाता है कि यदि मैं इतना फीस दे रहा हूँ, मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, मुझे आउटकम मिल रही है या नहीं मिल रही। आज के दिन में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, उस टाइम तो सब मैनिपुलेशन चल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, स्टूडेंट जागरूक है, इंटरनेट की वजह से, ऑनलाइन सिस्टम्स की वजह से उसको हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कितने रिव्यूज डलते हैं, कितना क्या डलता है, हर जगह से बच्चों को मिल जाता है। तो अब वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं चलती। मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बोलता हूँ और बिलीव करता हूँ कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज है हमारी भारत सरकार की, पंजाब सरकार की, वो है, लेकिन उससे भी बड़ा जो रेगुलेटर कोई है ना, वो स्टूडेंट है। आपका प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, उसको पता होता है कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो देख कर ही आपके पास आता है, क्योंकि चॉइस है। तो जब चॉइस है कस्टमर के पास या स्टूडेंट्स के पास या क्लाइंट के पास, तो ही चूज द बेस्ट। तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं अपने आप ही। गॉड। एंड व्हाई डू बिग यूनिवर्सिटीज वो प्रमोट करती हैं बिल्डिंग्स को, कैंपस को, यूटिलिटीज़ को, देन पढ़ाई को, प्लेसमेंट को, या कोई स्पेसिफिक कि आप यहाँ आके ये सीखोगे और आपका करियर ऐसे बन जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ की जब आप एड्स देखोगे तो सब बातें करते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है, इसलिए ऐसा लगता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ऐड चल रही है, कॉलेज की ऐड नहीं चल रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का फेज होता है। हाँ, शायद आपने ही बोला, जब आप 2013 में पास आउट किया, आपने देखा जी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, इतने बच्चे हैं, ये हम इस तरीके से ऐड दिया करते थे। ठीक है, एक टाइम वो था हमारे लिए, हमें देना पड़ता था उस तरीके से, तब फैसिनेट भी करता था, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट उस टाइम, और वर्क भी किया। हाँ। आज आप मेरी ऐड देखेंगे या प्रमोशंस देखेंगे, यहाँ कहीं नहीं लिखा होगा कि 600 एकड़ का कैंपस है, इतने बच्चे हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, ये है, कहीं नहीं लिखा होगा। आज के दिन में आउटकम लिखी होगी मेरी, कि क्या आउटकम है, मेरे बच्चों की ये प्लेसमेंट्स हैं, मेरे पास ये रैंकिंग्स हैं और उनमें ये स्कोर है, ये मेरे पास ये एक्रेडिटेशन है, इनमें ये स्कोर है, ये मेरी रिसर्च आउटकम है, ये मेरी स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में मैंने मेडल जीते हैं, ये मेरी आउटकम है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं वो नहीं, मैंने मेडल जीते हैं वो। तो आज के दिन में मैंने जैसे पहले बोला, स्टूडेंट ज़्यादा जागरूक हो गया, उसको फैसिलिटीज मैटर करती हैं, पर वो 20%, 80% क्या मैटर करती हैं कि आउटकम्स क्या है आपकी। वो सीधा ये पूछता है, मुझे प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा इधर आने के बाद, मुझे एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों हूं आपके पास। एंड इज राइट, ही इज स्पेंडिंग हिज पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी, पेरेंट्स आर बेटिंग देयर लाइफ अर्निंग्स टू हिज एजुकेशन, उनका राइट है पूछना। तो एटलीस्ट LPU तो यही बताता है, आप मेरी कोई भी देखेंगे लगेगा। और मैं समझता हूँ बाकी जो यूनिवर्सिटीज भी हैं जो भी अच्छी कर रही हैं, वो भी ऐसे करते हैं। बट पहले एक टाइम था जहाँ पे रियल एस्टेट एड्स चलती थी। ठीक कह रहे हैं, वो भी टाइम था, क्योंकि फैसिनेट करता था उस टाइम, क्योंकि हम लोग नए थे, हमारी वो आउटकम्स अभी नहीं आई थी। मेरी रिसर्च आउटकम नहीं आई थी, मेरी प्लेसमेंट इतनी बेहतर नहीं थी, मेरे ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल नहीं थे। तो जो अट्रैक्ट कर सकता था उससे बुला लिया। तो जो मेरे पास उस टाइम था, मैंने उस टाइम वो लोगों के सामने रखा। आज जो है मैं वो सामने रख रहा हूँ। बट ओवरऑल हाउ इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? देखिए, पहले तो ये बिजनेस नहीं है। ओके, बट इट्स अ प्रॉफिटेबली रन ऑर्गेनाइजेशन ना, तो एक तरीके का बिजनेस प्रॉफिटेबल, इट मे नॉट प्रॉफिटेबल, अलग बात है। ओके, पर मैं ये समझता हूँ कि जो एजुकेशन में यदि कोई भी सक्सेसफुल है, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है या जो भी है, वही कामयाब होगा जो पैशन रखता है। जो बिजनेस चला रहा है वो नहीं रहा।
जो बिजनेस के तौर पे चला रहा है वो नहीं, जो पैशन के तौर पे चला रहा है वही कामयाब होगा, क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब समझता है। जैसे मैंने बोला उसको आउटकम चाहिए, आउटकम बिजनेस के तौर पे चलाएंगे तो नहीं आएगी, पैशन के तौर पे चलाएंगे तो आएगी। बट जिस लेवल का पैशन आप चला रहे हो, इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट? हाउ मच, कि कितना पैसा लगता है टू रन अ यूनिवर्सिटी लाइक योर्स? नहीं देखिए, पैसा तो लगता है, लेकिन यदि अगेन वही बात है जी, जैसे मैंने बोला एक ही बात है जी, यदि बच्चे को आउटकम मिल रही है तो आपको थोड़ी ज्यादा फीस भी दे देगा, नहीं मिल रही तो वो आप आधी फीस भी कर दो तब भी नहीं आएगा आपके पास। तो यदि आपकी क्वालिटी है, आपकी प्रोडक्ट में, आपकी आउटकम में, आपकी सर्विसेज में दम है, तो आप अपने खर्चे फीस लेके निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या वो हम लोग सब्सिडाइज भी करते हैं। अब जैसे हम लैंग्वेज चलाते हैं, इंग्लिश, खासतौर पे हिंदी और पंजाबी, या एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, कुछ और प्रोग्राम्स हैं ऐसे जिसमें हम सब्सिडाइज करते हैं हेवीली, क्योंकि सोसाइटी के लिए वो भी जरूरी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सेक्टर को भी सर्व करें। वो एक पार्ट अलग है, लेकिन एज ए होल हम ये लेकर चलते हैं कि यदि आप क्वालिटी दे रहे हैं तो बच्चा आपको भी सपोर्ट करेगा। सो आज बहुत सारी एड्स चलती हैं फ्रेंचाइजीज़ की, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की या स्कूल्स की, कि आप ये XYZ यूरोपियन ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो, इंडिया की ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो, अलग अलग छोटे शहरों में कॉलेजेस बनाने के लिए। डू यू थिंक लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए टू स्टार्ट अ स्कूल और कॉलेज जस्ट प्योरली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? इस फॉर्मेट पे हम चले तो बिजनेस करने के दो मॉडल है। एक है आप अपनी ब्रांड क्रिएट करें, एक है आप किसी दूसरे की ब्रांड को इनकैश करें। यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो किसी दूसरे की बनी बनाई ब्रांड पर काम करना आपको आसान होता है कि आपको एक एश्योर्ड बिजनेस की एक्सपेक्टेशन बेटर होती है। जब अपनी ब्रांड क्रिएट करना जाते हैं तो हो सकता है वो सक्सेसफुल हो सकता है ना सक्सेसफुल हो, तो आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। जो रिस्क ज़्यादा लेने को तैयार है उनको तो मैं स्ट्रोंगली बोलूँगा आप अपनी ब्रांड क्रिएट करें, दूसरे की ब्रांड पे बैंक अप ना करें, क्योंकि वो उसकी मर्जी से चलेगा। आप कुछ भी उसमें कर रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल लगाएंगे, आप उसकी ब्रांड को बेटर कर रहे हैं, आपका अपना तो कुछ है ही नहीं। 10 साल बाद ओके बाय बाय, यू हैव नो ऑप्शन बट टू शट डाउन। लेकिन हर एक की अपनी मजबूरी हो सकती है कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं ब्रांड क्रिएट करने में लगा पाऊँ, तो मुझे लगता है मैं फ्रेंचाइजी ले लूँ, तो कम से कम मेरी बिगनिंग हो जाएगी और स्लोली मैं अपना अल्टरनेट बिजनेस क्रिएट कर लूँगा। तो वो मॉडल है, तो वो आपकी फाइनेंशियल मसल पर डिपेंड और आपकी विल पावर पर। बट अगर आप बोल रहे हो कि बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, इसको पैशन जैसे देखना चाहिए, बिजनेस ऐसे नहीं, देन टेक्निकली जो इसको साइड इनकम बनाने के लिए देख रहे हैं, इट्स अ बैड बिजनेस डिसीजन टू बी। नहीं देखिए, कोई भी बिजनेस वैसे करें ना आप, कोई भी बिजनेस, चाहे आप कारें बेच रहे हैं या आप मिठाई बेच रहे हैं या आप इवन सिगरेट भी बेच रहे हैं, हालांकि वो गलत है, लेकिन आप कोई भी जो बिजनेस करेंगे ना, वो पैशन तो उसमें चाहिए होगा आपको, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो सेवा है, दोनों में पैशन चाहिए। आज के दिन में आपको अपने किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो यदि आप में पैशन नहीं है, आप में जुनून नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाते थे, आज भी नहीं हो पाएंगे। वो चीज़ नहीं है कि फादर ने पैसा दे दिया या कहीं से पैसा मिल गया, आपने लगा दिया और आपका ये बिजनेस बन गया, अगले 20 साल 50 साल के लिए आपकी इनकम एश्योर्ड होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बदलती हैं, मार्केट सिचुएशंस बदलती हैं। अब कितना पैसा लग जाता है इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग दिस बिग? अगेन आपके साइज पर डिपेंड करता है। आज अगर किसी को करना हो एट अ स्केल जो ये बहुत बड़ी स्केल है, तो मेरे के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बनानी हो तो 1000 से 2000 करोड़ तो लगे जाता है अप फ्रंट की 10 साल की एक्सपेंशन। नहीं, ये डिपेंड करता है आपका प्लान क्या है, आप जल्दी बड़ा होना चाहते हैं या थोड़ा आस्ता आस्ता बड़ा होना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट ये एक आप मेडिकल कॉलेज बनाने जाते हैं तो 500 करोड़ से बिगनिंग होती है उसकी। कितने सीटर कॉलेज अगर मेडिकल होगा तो फॉर एग्जांपल 150 सीट हो तो 500 करोड़ चाहिए पहले आपको। दैट्स ह्यूज मनी, और ये 15 साल बाद आता है। फेयर। आपने बात करी कि अब आप आउटकम के बारे में बात करते हो LPU पे, राइट? बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ ना एक प्लेसमेंट गारंटर टाइप बन गया है, किसी को सिखाने में या एक्चुअली बच्चे को डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को बस ये है कि ये
हमारे 5 बच्चे हैं, आप 500 में से ये 5 बच्चे, इनकी 50 लाख की नौकरी लग जाएगी, बाकी तो ऐसे इधर उधर चले जाएंगे। एंड उन 5 के नाम पे इतनी ऐड होती है, ऐसा होता है कि सबको उतने ही पैसे मिलेंगे और उसकी वजह से आप अट्रैक्ट कर लेते हो बच्चे। देखिए, मैंने पहले भी बोला ये, पहले तो यदि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में बताने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो बात सही है। दूसरा, मार्केट इतनी ओपन है, इंटरनेट फैसिलिटीज बच्चे को है, बच्चे को हर डाटा की एक्सेस है, हर फोरम है, कोरा, ये वो, जहाँ बच्चा अपने भाव रख सकता है। तो आप ऐसा कुछ भी करेंगे वो बाउंस बैक करेगा आपके अगेंस्ट। तो आप ऐसा करके ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती आज के दिन। लेकिन यदि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है और आपकी प्लेसमेंट्स बढ़िया हो रही हैं या कुछ और चीज़ अच्छी हो रही है, रिसर्च, प्लेसमेंट, रैंकिंग, एक्रेडिटेशन, जो भी है, स्पोर्ट्स, तो उसको बताने में गलत क्या है? यदि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, यदि हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम बताते हैं ना, हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में ये किया, ये स्कूल बना दिए, ये कॉलेज बना दिए, ये रोड बना दिए। तो यदि ऐसा ही कोई कॉलेज वाले की बात कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? कि यदि उसने बच्चों का करियर बनाया है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसने रैंकिंग हासिल की है, उसने एक्रेडिटेशन हासिल की है, उसने स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं, देश को भी नाम पैदा करके दिया, तो उसमें गलत क्या है? बट इन सब के बाद भी बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड के लिए कॉलेजेस तैयार नहीं करते। पुरानी एक जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें प्लेसमेंट करा देते हैं। देखिए, कंपनी में प्लेसमेंट ही एक्सटर्नल एजेंसी है ना, और उसने वो बच्चा लेना है जो उसकी इंडस्ट्री में, उसके बिजनेस में उसको मदद करे। वो मुझे दिखाने के लिए, किसी कॉलेज को खुश करने के लिए कभी भी नहीं लेगा। तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। पर लोग हायर करने के बाद भी ना खुश हैं। देयर लाइक लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो होती रहती है हर जगह। पर ये फिर उनका हायरिंग का प्रोसेस गलत है। देखिए, आप किसी भी सिस्टम में, तो क्या करें? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता। किसी भी सिस्टम में आप, मैं भी रखता हूँ स्टाफ मेंबर ना, तो ये 100% है, जितने मैं रखूंगा उसमें 80% ही सही काम करेंगे, 20% उसमें से मैं भी गलत चूज कर लूंगा। अक्रॉस द सेक्टर है ये। हम भी एमएलए एमपी चुनते हैं, जनता वो भी तो गलत चुन लेती है। तो इट हैपेंस अक्रॉस द सेक्टर्स। ऐसे कोई भी कॉर्पोरेट भी जब जॉब दे रहा है वो अपना ठोक बजा के देता है, लेकिन फिर भी गलत सिलेक्शन हो जाती है। आईआईटी में एडमिशन होते हैं, आईएम्स में एडमिशन होते हैं, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में एडमिशन होते हैं, वो भी गलत बच्चे चूज कर लेते हैं, उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती बाद में। तो ये तो होगा ही होगा, ये जेन्युइन मिस्टेक्स होनी ही होनी है, वो उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को चूज करता है वो अच्छी तरह ठोक बजा के चूज करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पैकेज के हिसाब से चूज करता है। उसमें आप नहीं कह सकते कि गलत हुआ है। बट आप क्या वुड यू से कि आप रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करते हो बच्चों को? देखिए, कि आज गैप है रियल वर्ल्ड और यूनिवर्सिटी के? मैं यदि ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो रियल वर्ल्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स है और हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कैसे तैयार कर रहे हैं, उसमें गैप है। और उसी गैप को भरने में हमें अपॉर्चुनिटी थी, फिर वहीं तो हम कामयाब हो पाए। यदि वो गैप ना होता, पहले तो मैं हायर एजुकेशन सेक्टर में आता ही ना, और आ भी जाता तो सक्सेसफुल ना हो पाता, क्योंकि वो गैप हमें दिखा, जो मैंने शुरू में भी बोला कि क्वालिटी लैक कर रही थी, आउटकम्स लैक कर रही थी। मैं आउटकम डिग्री को नहीं बोलता हूँ, आउटकम है प्लेसमेंट को बोलता हूँ। वो आउटकम सेलेक्ट कर रही थी, वही तभी लगा हमें एक अच्छा मौका है कि हम इन आउटकम्स में और जो गैप आ रहा है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको पूरा करें, और वो पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसी को हमने इनकैश किया। बट व्हाट आर अदर कॉलेजेस डूइंग रॉन्ग? व्हाट डू यू फील, क्यों ये गैप बड़ा ही होते जा रहा है? देखिए, जो भी अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी पैशन के साथ काम कर रहा है, हिंदुस्तान में काफ़ी है, प्राइवेट सेक्टर में कम है? नहीं, काफ़ी है। मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहा वो मार्केट में स्टे नहीं करता। बट टुडे इंडिया की जनता इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और बच्चों का तो एक ही शॉट होता है यूजुअली,
वो, और अगर उसमें बच्चे ने गलत जगह चूज़ कर ली और चले गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दैट इज़ आई एम आस्किंग कि आज के कॉलेजेस व्हाट डू यू थिंक क्या गलत कर रहे हैं जो बच्चों को अनएम्प्लॉयबल बना रहे हैं? क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सही तरीके की नौकरी नहीं मिल रही जिसमें सही पैसे मिलते हैं, एंड जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि यार सही लोग ही नहीं, हम तो हायर करना चाहते हैं लेकिन हमारे हमेशा वैकेंसी रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिमांड है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, तो डिमांड है। मेरे एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला, एक बच्चे को 2.5 करोड़ का पैकेज मिला, 1700 से ऊपर बच्चों को 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से 2.5 करोड़ के पैकेज मिले हैं। डिमांड है मार्केट में, लेकिन बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए, और काबिलियत बच्चे में पैदा करना जॉब के हिसाब से या प्लेसमेंट के हिसाब से वो हमारी जिम्मेवारी है। और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी वो कोशिश करती है, जो नहीं कर रही वो सिस्टम से बाहर होती जा रही है, बहुत तेजी से बाहर होती जा रही है। क्या गलत क्या करते हैं वो? हाउ आर दे बिकम? वो उसमें देखिए 2 रीजंस हैं, एक है उनकी अपनी गलती है, एक है उनकी मजबूरी है। एक्सप्लेन। एफिलिएटेड कॉलेज है एक। हाँ, अब मैं यूनिवर्सिटी हूँ तो मुझे थोड़ी सी एडिशनल ऑटोनॉमी अवेलेबल है कि मैं अपने तरीके से सिलेबस बना सकता हूँ, अपने तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, अपने तरीके से इवैल्यूएट कर सकता हूँ बच्चे को। लेकिन एक एफिलिएटेड कॉलेज है, वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसको वही करना है जो वो सरकारी यूनिवर्सिटी कर रही है। उन्हीं का सिलेबस है, कुछ सिलेबस 30 साल पुराने भी है, डिलीवरी मैकेनिज्म भी वही है, इवैल्यूएशन भी वही यूनिवर्सिटी कर रही है, तो उसके पास स्कोप ही नहीं है। उसको सबसे पहले तो बच्चे को पास करवाना है, डिग्री दिलवाना है उस सरकारी यूनिवर्सिटी की, तो वहां वो फंस जाते हैं बेचारे। वो करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी की रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेसेस में फंस के रह जाते हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि ठीक है कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल ली, एक वीसी लगा दिया, 6 डीन लगा दिए, स्टाफ लगा दिया, सब ठीक बड़ी लगा दिया, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया वहाँ क्या हो रहा है अंदर, उनको पता ही नहीं है। वो अपने आराम से बैठे हुए हैं कि हमने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने टीचर्स लगा दिए, नाउ इट्स फॉर डियर कॉल। एक वो कैटेगरी है, खुद मॉनिटर नहीं करते, वहाँ प्रॉब्लम है। वो मैं कहूँगा गलती प्रमोटर्स की है, लेकिन पहले केस में प्रमोटर्स की गलती नहीं है, वो उनकी मजबूरी है। बट मेजॉरिटी लोग अफिलिएटेड ही है, मेजॉरिटी कॉलेजेस अफिलिएटेड है। यस, हमारे 60,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और 1200 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 600-700 प्राइवेट है। तो बताओ, जो इतने सारे हजारों में जो कॉलेजेस हैं, ये लोग आज भी आउटडेटेड सिस्टम क्यों फॉलो कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों फॉलो कर रही है? 1980s का सिस्टम आज भी चला रही है पढ़ाई का, क्यों गवर्नमेंट चेंज क्यों नहीं करती? नहीं, वैसे गवर्नमेंट लेवल पे अभी रिसेंट टाइम में कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को स्ट्रेस दिया गया है, तो स्लोली वो चेंज हो रहा है। लेकिन अब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की स्पीड तो थोड़ी कम ही रहेगी ना जी। अरे एआई का वर्ल्ड चल रहा है आज, सरकारी यूनिवर्सिटी अगर ये पॉलिसी बनी, फिर एग्जीक्यूशन में बात होगी, फिर डिबेट होगी, फिर मुद्दे पे आएंगे, तब तक तो हम, जो हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की, कि हमारी पॉपुलेशन यंग है, वो यंग पॉपुलेशन तो बूढ़ी हो जाएगी जब तक ये काम होगा, तो क्या हम स्ट्रेंथ को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट रिसेंट टाइम में मैंने देखा है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी जागरूक हुई हैं। ये नहीं कहूँगा बिल्कुल बदलाव आ गया, लेकिन जागरूक हुई हैं, अवेयर हुई हैं, तो उन लोगों ने भी अपने आप को बदलना शुरू किया, क्योंकि उनके बच्चे भी कम हो रहे हैं। उनको पता है हमने नहीं बदली किया तो वी विल लॉस्ट आउट टू प्राइवेट सेक्टर। लेकिन यस, जिस तेजी से होना चाहिए वो शायद अभी नहीं है। तो आप कैसे बनाते हो करियर किसी का? हाउ वुड यू मेक इट? व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट? इसमें देखिए, पहले करिकुलम होता है ना, हम कहते हैं करिकुलम हम बनाते हैं उस तरीके से कि बच्चे को जो करियर की तरफ लेके जाए। आमतौर पे 50% जो एकेडमिक इनपुट्स होती है वो ऐसी होती है जो जरूरी है बच्चे को उस डिसिप्लिन के बारे में बेसिक कंसेप्ट सिखाना, बेसिक प्रिंसिपल सिखाना। आमतौर पे 50% होती है ऐसी, जो बच्चे को हमें क्लासरूम में पढ़ानी चाहिए और उसी तरीके से इवैल्यूएट करनी चाहिए। मान लीजिएगा मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स से बच्चे को क्लासरूम में समझ आएगा ना, पूरा आप लगोगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी, इवैल्यूएशन होगी। लेकिन 50% आमतौर पे ऐसी कोर्सेज होते हैं जो बच्चे को आप करियर बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि मैं एग्जांपल लूँ एक मैनेजमेंट एजुकेशन का, एक बच्चा है जो फाइनेंस पढ़ रहा है, उसको कैपिटल मार्केट में जाना है,
तो कुछ तो हम बेसिक्स पढ़ाएंगे फाइनेंस के बारे में, ये होता है, ये होता है, ये होता कि कैसे स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं, कंपनी फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दैट है, बेसिक चीज़ें हो गई। लेकिन यदि उस बच्चे को मुझे रियल सिखाना है कि इसकी प्लेसमेंट बेहतर हो, तो हम एक जो मेथड अडॉप्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि हम बच्चे को कहते हैं, जब MBA में बच्चा आया मेरे पास 2 साल के लिए, मैं कहता हूँ ले बच्चा ये 20,000 रुपये ले, तू इस 20,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, और तुझे हर महीना बाद स्टॉक बदलना है, तुझे 10 सेक्टर पे काम करना है। मतलब एक रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एक सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपको अलग अलग सेक्टर पे काम करना है, और जब 2 साल बाद तुम पास आउट करो, 10,000 का तुम्हें 1 लाख बनाना है, तो उस हिसाब से आप इवेल्युएट किए जाएंगे, उस हिसाब से आपको ग्रेड देंगे। और वो 10-20 हज़ार जो आपने दिए उससे वो 1,000 कर दे तो, डुबा दे तो इसका मतलब ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ही कुडंट लर्न व्हाट ही शुड लर्न। नॉर्मली लर्निंग भी आएगी तो सही उसको, उस प्रोसेस में भी उसने कुछ लर्न तो किया होगा, पर यदि सिंसियर होगा तो वो उसके बेस पे, जब वो बच्चा ने स्टॉक लगाया, अब मैं उसको कहूँ तू इन 10 कंपनियों के बारे में स्टडी करके और फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो बोर होगा। अब जब उसको पता मुझे इन्वेस्ट करना है, अपने आप जाएगा, अपने आप देखेगा इस कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या करेगी, ग्रो करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो अपने आप सीख रहा है कंपनी के लिए। हमने गेमिफाइड वर्जन में उसको सिखा दिया। तो ये 10-20 हज़ार जो लेता है, अगर उसने 1 लाख बना दिया तो लेके जाएगा घर? बिल्कुल लेके जाएगा, वो उसी का पैसा है। ओके, हम वापस नहीं लेते, उसी का पैसा घर लेके जाएगा वो। तो ये इस तरीके से आप पढ़ाएं, एक तरीका है, और उसमें आपको रियल लाइफ लर्निंग मिली है। तो जो ये 50% लर्निंग आप आउटसाइड क्लासरूम लें, उसमें आपकी अटेंडेंस से भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, आपको ग्रेड्स भी यहाँ से अर्न करने हैं। तो उसमें 2 काम हो रहे हैं, एक तो बच्चा रिलैक्स फील कर रहा है, दूसरा बच्चा पैसा कमा रहा है, तीसरा बच्चे को डिसीजन मेकिंग की आदत पड़ रही है, चौथा हमें भी मदद मिल रही है। क्योंकि एक क्लास में 60 बच्चे हैं और मान लीजिएगा 2 टीचर हैं, उनका जितना ब्रेन काम करेगा 2 का 2 ही है, 60 का 60 ही है, और बच्चे आज से हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो ज़्यादा अच्छा करिकुलम बनाते हैं, ट्रू, ज़्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं। करिकुलम मतलब क्या वो खुद चूज कर सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है? नहीं, खुद चूज करना तो छोटी बात है, वो तो हर जगह होता है। हम कहते हैं बनाए। नहीं मतलब अगर मैं आया हूँ BSc में एग्रीकल्चर की फील्ड में, क्या मैं वहाँ से उठ के कोई और इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, वो ऑप्शन भी है आपके पास। क्योंकि जैसे US की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए होता है कि कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, 4 साल में एक्सप्लोर करता है। यहाँ पे कर सकते हैं ये ऑप्शन तो है ही है। जो 50% में, जो 50% तो बेसिक्स हम आपको पढ़ने हैं, जो बाकी 50% बच गए उसमें हम 20% तक बच्चे को अलाउ करते हैं, यू कैन स्टडी आउटसाइड योर करिकुलम, आउटसाइड योर डिसिप्लिन। बट फिर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा ना? नहीं, विद इन दैट ओनली ना। तो मुझे यदि 160 क्रेडिट्स लेने हैं 4 साल के प्रोग्राम में एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं ये कहता हूँ अंदाजा 80 क्रेडिट्स तो आप अपने कोर एरिया से लेंगे, बाकी ऑप्शन जो बाकी 80 बच गए हैं उस 80 में से आप 20 से 30 क्रेडिट आउटसाइड डिसिप्लिन ले सकते हैं। मतलब यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप इकोनॉमिक्स करके भी ले सकते हैं, आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके भी ले सकते हैं। और इन सब में आपने वर्ड यूज़ किया अटेंडेंस। आज के ज़माने में अटेंडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? अटेंडेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि हम बच्चे को क्लास में पढ़ाना है, कुछ तो सिखाना जरूरी है। यदि हम बिल्कुल लिबर्टी ले लें, तुमने आना ही नहीं है, आप आओ ना आओ, तो हमने देखा है कि वो अटेंडेंस 10% रह जाती है, बच्चों की प्रेजेंस 10% रह जाती है, वो थोड़ा मिसयूज होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा है जो आपके पास मिसयूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपनी ही फील्ड में, मान लो कंप्यूटर का कोई बच्चा है, वो कोड लिख रहा है और वो ऐप्स बना रहा है और कुछ बढ़िया काम कर रहा है, या वो किसी हैकेथॉन में जाके ड्रोन उड़ा रहा है, जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे पॉडकास्ट के पहले, तो कोई अपने डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा घुस के और कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसके लिए तो अटेंडेंस एक लोड है ना। अरे वही तो मैंने बोला कि आप 50% चीजें आउटसाइड क्लासरूम कर सकते हैं, एंड उसमें फिर अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। यस, हम ये लिबर्टी देते हैं, यही मैंने बोला। हम इसको एजुकेशन रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, यही ने हम बोला है इसको कि हम यही करेंगे। यदि आपका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और आप उसमें अपना पैशन करना चाहते हो और आप कन्विंस कर देते हो हमें कि ये जेन्युइन है, आप UN से आपको लेटर आया तो इससे जेन्युइन तो कुछ क्या होगा। जो मैंने बताया कि हमारा 2.5 करोड़ का बच्चा, वो उसने 1.25 साल इंडस्ट्री में काम किया,
और उसी इंडस्ट्री ने उसको अडॉप्ट कर लिया, इंटर्नशिप पर ही गया था वो वहाँ। तो यही तो अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को, यही तो करियर देना है ना। वो एज ए यूनिवर्सिटी मेरी ड्यूटी है उसको ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना कि वो लाइफ में पैशन के हिसाब से शाइन कर सके। अगर कोई ये बच्चा देख रहा है तो उसे मास्टर यूनियन चूज करना चाहिए कि एलपीयू चूज करना चाहिए? देखिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मास्टर यूनियन थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा है एलपीयू से। हाँ जी। और यदि मैं मास्टर्स प्रोग्राम के, मास्टर यूनियन के मास्टर्स प्रोग्राम की बात करूं तो वो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है, ऑलरेडी जॉब में है, तो मास्टर यूनियन उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज ट्रेन करता है और ट्रेन करने के बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है उनके लिए। और वो तकरीबन शायद 25 लाख के आसपास फीस लेते हैं, और हम एमबीए से बच्चे के लिए को 3 लाख रुपये फीस लेते हैं एवरेज। तो आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है तो उस हिसाब से चूज करना चाहिए। मास्टर यूनियन अपनी जगह बहुत बढ़िया कर रहा है और एलपीयू अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहा है। You are in Punjab. How big drug is a problem? देखिए जो ड्रग प्रॉब्लम है ना जी, वो पूरी दुनिया में है, देश के हर कोने में है, उतनी ही पंजाब में भी है, लेकिन हाईलाइट ज़्यादा होगी पंजाब के। क्यों होता होगा तो तभी हाईलाइट हुई ना। देखिए जो बॉलीवुड है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम को इन्फ्लेट करने में। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो ओरिजिनली पंजाब से निकल के मुंबई गई है, पहले लाहौर पंजाब में हुआ करती थी, और जितने भी टॉप घराने रहे हैं वो पंजाब के ही रहे हैं, चाहे वो कपूर फैमिली थी, आज के दिन में हम बात करें यश चोपड़ा जी, वो ओरिजिनली जलंधर के हैं, उनकी मूवी का जो भी थीम पंजाबी होता था हमेशा, ऐसे बाकियों का भी होता है, क्योंकि पंजाब के थीम पे मूवी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही ये एक उड़ता पंजाब बन गई, क्योंकि पंजाब का थीम था, वो पता हिट हो जानी, और हो भी गई। तो उसने परसेप्शन क्रिएट कर दी कि शायद पता नहीं पंजाब में ड्रग हर कोने में है। ऐसा नहीं है, जितनी देश की और जगह है उतनी पंजाब में, दिल्ली में उससे ज़्यादा होगी। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि मेरा बेटा दून स्कूल में पढ़ता था, 2004 में गया वो, और उसके आसपास एक टॉप फिल्म स्टार है, मैं नाम नहीं लूँगा, टॉप फिल्म स्टार, उनका बेटा वहाँ पढ़ता था और वो स्कूल का कैप्टन था। दून स्कूल में कैप्टन होना बहुत बड़ी बात होती है। और उसको उस जमाने में 2004-05 के आसपास उसको टर्मिनेट किया गया था स्कूल से ड्रग की वजह से, जबकि वो रेजिडेंशियल स्कूल है, फुल गार्डेड स्कूल है, कोई भी उस स्कूल में इवन खाने का एक बिस्किट का पॉकेट नहीं ले जा सकता, पेरेंट्स भी अलाउड नहीं है कि बच्चे को आप फूड दे दें या कुछ और चीज़ दे दें, उसके बावजूद भी। तो उस जमाने में ये होता था, स्कूलों में ये होता था, ऐसे गार्डेड स्कूल में ये होता था। तो ये तो ओपन है जी, तो ऐसा नहीं है कि पंजाब की प्रॉब्लम है, ये कंट्री की प्रॉब्लम, पूरी वर्ल्ड कंट्री की की, प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम है। एक यंग एंटरप्रेन्योर के ज़रिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है इंडिया में। अगर आप सही हो और सब कायदे कानून से कर रहे हो हर चीज़, उसके बाद भी कोई आपसे पावरफुल इंसान अगर उसको बदला लेना हो या उसको आपको कुछ ख़राब करना है तो वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी? नहीं, यदि उसने ठान ली और आपसे ज़्यादा पावरफुल है, वो आपको डैमेज कर सकता है। देयर इज नो वे कोई मेरे को लीगल रेमेडी हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, देखो रेमेडीज़ है हमारे देश में, वो एक अच्छी बात है कि हमारे देश में लीगल रेमेडीज़ हैं और आप बचाव कर लेते हैं, बट डैमेज तो हो जाएगा। पर डैमेज तो हो जाता है ना, आपकी गुडविल डैमेज हो जाती है। मान लीजिए न्यूज़ बन गई, एक आप एफ दर्ज हो गई किसी वजह से, खत्म, तो न्यूज़ तो बन गई ना, और परसेप्शन आपकी डाउन हो गई। उसको करेक्ट करने में अच्छा समय लग जाता है, आपकी एनर्जी भी जाती है, रिसोर्सेज भी जाते हैं, गुडविल भी जाती है, तो नुकसान तो इंडिया में तो ऐसा है, वो सब जगह ही है। आई आस्क्ड यू ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन दैट आई हैव, पर मैंने ना कुछ क्वेश्चंस निकाले जो स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं और जो लगभग गूगल पे अलग अलग फोरम्स पे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं एलपीयू के बारे में। तो मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक पूछूंगा जी जी जी, और ये फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, आप मुझे शॉर्ट आंसर्स देना, ठीक है, ठीक है? एंड ये स्टूडेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। एलपीयू के हॉस्टल टाइमिंग्स जेल से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हैं? क्योंकि हम बच्चों की केयर करते हैं वो उन पर ऐसा नहीं है। हम काफ़ी लिबरल हो गए, टाइम के हिसाब से बदल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से।
LPU में ज़्यादा खर्चा यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ बढ़ाने में होता है फैकल्टी ट्रेनिंग से, इज इट ट्रू? देखिए, फैकल्टी ट्रेनिंग में खर्चा होता है जितना ज़रूरत है होता है, लेकिन वेस्ट करने का तो कहीं भी कोई मीनिंग नहीं है। फैसिलिटीज़ में उतना होता है जितना ज़रूरी है, बट क्योंकि फैसिलिटीज़ का दायरा ज़्यादा बड़ा है तो नेचुरली वो ज़्यादा होगा। LPU में डेटिंग करने के लिए रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं देन चीटिंग इन एग्जाम्स। दोनों के लिए पर डेफिनेटली चीटिंग इन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बट ऐसे डेटिंग क्यों अलाउड नहीं यार? कॉलेज में ये तो चलता रहता है, बच्चे हैं नहीं, सारे। देखिए हर जगह एक लिमिट है, लिमिट तक तो सब कुछ ही अलाउड होता है, एक लिमिट के बाद हो तो आपको इंटरफेयर करना पड़ता है, हर जगह आप देखेंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर टाइम देने के लिए और इतना हमारी प्रोसेस को ध्यान रखते हुए हमारे साथ इतनी लंबी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक्स टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू, यू स्पेंड सो मच टाइम विद मी टुडे एंड स्पेशली योर टीम, एंड यू आर ए वंडरफुल होस्ट। थैंक यू सर। And you yourself is showing that youth can do something different, something new, something innovative, something creative. I think this podcast system is the result of persons like you, and India is showing the world that yes, we can do something here also. Yes, we are and we will. Thank you sir. Thank you, नमस्कार। आप कितना यूज़ करते हो फोन? सिर्फ व्हाट्सएप पे ही जो मैं करता हूँ, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन ये मैंने प्रैक्टिकली डाउनलोड भी नहीं किया हुआ। मेरा तो बहुत टाइम जाता है सोशल मीडिया पे। जी। एक क्योंकि बिजनेस, B रिसर्च, और C मैंने अब मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी फिल्टर्स लगा दिए कि मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखे, मैं फालतू बहक नहीं जाऊँ इधर उधर। गुड, आई अप्रिशिएट। मेरे ख्याल आपको यंग कम्युनिटी को ही गाइड करना चाहिए। आई होप कि लोग सब सुने और सही तरीके से अपना करियर बनाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और देश में मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.